Hello and welcome to this class of two dimensional geometry. I am रफ़ीक अहमद। आज भी हम एलिप्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हैं। पहला एग्जांपल ये है कि अब इसको हमने एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल या अनसॉल्व क्वेश्चन एक ही बात है। किसी बुक में वो सॉल्व होता है तो सॉल्व एग्जांपल कह देते हैं और किसी बुक में वो अनसॉल्व है तो अनसॉल्व क्वेश्चन कह देते हैं। प्रॉब्लम ये है, वह प्रतिबंध ज्ञात करो कि सरल रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करे। दीर्घवृत्त ये है, यानी एक दी गई स्ट्रेट लाइन एलिप्स को स्पर्श करती है, इसका प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले तो दोनों इक्वेशंस हम लिख लें। दीर्घवृत्त तो दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मान लें इक्वेशन नंबर 1। और दी गई जो रेखा है वो है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर 2। ये रेखा इस दीर्घवृत्त के सापेक्ष किस किस स्थिति में हो सकती है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। हो सकता है कि रेखा ऐसे दीर्घवृत्त से दूर होके निकल जाए, या ये रेखा दीर्घवृत्त को ऐसे इस बिंदु पर स्पर्श कर ले, या ये रेखा दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटे। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये स्पर्श करे, ये वाली सिचुएशन हो। तो ये कब होगी? अब इसको यानी अभीष्ट प्रतिबंध ज्ञात करने, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ज्ञात करने के लिए दो प्रोसेस हो सकते हैं। पहला प्रोसेस तो यह है कि हम दीर्घवृत्त की जो स्पर्शता का प्रतिबंध होता है, किसी रेखा द्वारा दीर्घवृत्त को स्पर्श करने का जो प्रतिबंध होता है उसका यूज़ कर लें। अगर उस तरीके से करते हैं तो इस रेखा के समीकरण को y = mx + c रूप में व्यक्त कर लें। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा y sin अल्फ़ा बराबर माइनस ऑफ एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस पी। एक्स वाली टर्म को राइट साइड में ले लिया और साइन अल्फ़ा से भी डिवाइड कर दें तो y बराबर माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस p अपॉन साइन अल्फ़ा आएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा p कोसेक अल्फ़ा। या और औपचारिक रूप दें इस रेखा के समीकरण को तो y = mx + c, जहाँ m यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो कि यहाँ पर है माइनस कॉट अल्फ़ा, तो m की वैल्यू हो गई माइनस कॉट अल्फ़ा, और c यानी इस लाइन का कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगी p कोसेक अल्फ़ा। तो हमने दी गई रेखा के समीकरण को y = mx + c रूप में व्यक्त करके और ये देख लिया कि उसका m कितना हुआ और c कितना हुआ। अब रेखा नंबर 2, दीर्घवृत्त नंबर 1 को स्पर्श करेगी यदि, यानी ये इसकी स्पर्श रेखा होगी यदि, अब दीर्घवृत्त के लिए स्पर्शता का प्रतिबंध क्या है किसी रेखा द्वारा, तो वो हमने आर्टिकल में पहले पढ़ रखा है कि रेखा y = mx + c इस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होती है। उसकी कंडीशन होती है a² m² + b² बराबर c²। ये स्पर्शता का प्रतिबंध होता है। तो इसमें वैल्यूज़ रख दें। a और b तो दीर्घवृत्त के हैं तो वो तो एज इट इज़ रहेंगे, केवल रेखा के समीकरण के m और c के जो मान हमने अभी ज्ञात किए थे, रेखा को y = mx + c रूप में व्यक्त करके वो रख दें। तो ये हो जाएगा a² m² की वैल्यू रखनी है तो a² और m की वैल्यू है माइनस कॉट अल्फ़ा, तो m² की वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस b² अपनी जगह, और c² की वैल्यू, c की वैल्यू है p कोसेक अल्फ़ा, c² की वैल्यू हो जाएगी p² कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब जो कंडीशन हमें ज्ञात करनी है वो इसी फॉर्म में छोड़ी जा सकती है।
या इसको हम साइन कॉस में चेंज कर दें तो क्योंकि कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और बी स्क्वायर एज इट इज़, और पी स्क्वायर का मतलब है पी स्क्वायर एज इट इज़, और कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर इसको साइन स्क्वायर अल्फ़ा से गुणा कर दें और इसको साइन स्क्वायर अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और इसको साइन स्क्वायर अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में पी स्क्वायर रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा से गुणा करने पर। यह है अभीष्ट प्रतिबंध है, यह है अभीष्ट प्रतिबंध है। प्रतिबंध है का मतलब क्या है कि जैसे ये जो रेखा है इसमें अल्फ़ा और पी कांस्टेंट्स हैं, तो अल्फ़ा और पी के मान अगर ऐसे हुए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तब तो ये रेखा इस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। मतलब हमारा क्वेश्चन जो था वो इस तरह का था कि इस रेखा द्वारा इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या हो सकता है। तो वो प्रतिबंध हमें ये प्राप्त हुआ कि दीर्घवृत्त के ए और बी और रेखा के अल्फ़ा और पी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों तब ये रेखा इस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये जो हमने प्रतिबंध ज्ञात किया, आर्टिकल में जो हमने प्रतिबंध पढ़ा था किसी रेखा द्वारा दीर्घवृत्त को स्पर्श करने का, उसका सीधा उपयोग करके किया है। एक तरीका तो ये है, लेकिन इस तरीके में जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो दीर्घवृत्त की काम में ली है हमने। तो अगर यही क्वेश्चन में वक्र दीर्घवृत्त ना होके अतिपरवलय होता या सर्किल होता तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अलग तरह से लगाते। एक दूसरा तरीका जो किसी भी द्विघात वक्र के लिए काम में लिया जा सकता है वो भी हम समझ लें इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा तरीका यह है कि हम इस रेखा और इस दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने का प्रयास करें, क्योंकि रेखा किसी वक्र जो कि दो घातीय वक्र है उसको दो बिंदुओं पर काट सकती है, और वो दोनों बिंदु डिफरेंट हो सकते हैं। दोनों बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएं तो एक ही बिंदु रह जाता है, या कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, ये तीन स्थितियां होती हैं। तो हम रेखा और दीर्घवृत्त के उभयनिष्ठ पॉइंट निकालें तो पहले दीर्घवृत्त के समीकरण को ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और रेखा के समीकरण और इस दीर्घवृत्त के समीकरण से x और y में से किसी एक का विलोपन कर दें। जैसे y का विलोपन करें तो रेखा के समीकरण से y का मान आएगा p माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, रेखा के समीकरण से y का मान, और ये मान दीर्घवृत्त के समीकरण में रख दें तो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई की जगह p माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को x के द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व कर लें। हर में साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर, और ये p माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर खोल देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2p एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था तो इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको x के द्विघात समीकरण के रूप में अरेंज कर लें तो एक्स स्क्वायर की टर्म एक तो ये है और एक ये है, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से, और यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एक्स स्क्वायर कॉमन, फिर x की सिंगल पावर का पद ये होगा -2 ए स्क्वायर पी एक्स कॉस अल्फ़ा, और कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर पी स्क्वायर तो यहाँ से, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ से, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन और पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 0। यानी इक्वेशन को x के द्विघात समीकरण के रूप में जमा लें। जैसे हम इस दीर्घवृत्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम पहले y को एलिमिनेट करके x के दो मान निकालते हैं। अगर x के दो मान आ जाएं तो वो क्या आएंगे,
वो आएंगे प्रतिच्छेद बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट्स, दो प्रतिच्छेद बिंदुओं के। अब अगर रेखा इस सिचुएशन में हुई तब तो इस द्विघात समीकरण से x के दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मान आएंगे, क्योंकि दो जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अगर रेखा इस सिचुएशन में हुई कि वो दीर्घवृत्त से दूर होकर निकल रही है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस द्विघात समीकरण से प्राप्त x के मान इमेजिनरी आने चाहिए, काल्पनिक आने चाहिए। और अगर रेखा स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है तो ये दो बिंदु जो रेखा और दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो एक ही जगह आ जाएंगे, यानी उभयनिष्ठ हो जाएंगे, यानी एक ही कॉमन पॉइंट होगा रेखा और दीर्घवृत्त का स्पर्शता की स्थिति में। और वो कब होगा? जब इस द्विघात समीकरण से प्राप्त x के जो दो मान आते हैं, द्विघात समीकरण से तो x के हमेशा दो ही मान आते हैं, लेकिन वो दोनों मान समान आ जाएं। तो इस द्विघात समीकरण से प्राप्त x के दो मान समान आ जाएं तो वो स्थिति होगी कि वो रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी। और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण से प्राप्त दो मान यानी उस द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं? उसकी कंडीशन होती है कि उस द्विघात समीकरण का जो डिस्क्रिमिनेंट है, विवेचक है, जिसको हम b² - 4ac कहते हैं, वो 0 हो। तो इसमें मान रख दें b यानी x का गुणांक -4, a यानी x² का गुणांक और c यानी ये कांस्टेंट टर्म, और इससे भी वो प्रतिबंध आ जाएगा। तो ये सेकंड तरीका है। ये तरीका किसी भी द्विघात वक्र के लिए लागू होगा, यानी कोई भी वक्र हो, चाहे वो दीर्घवृत्त हो, वृत्त हो, अतिपरवलय हो, परवलय हो, और एक रेखा दे रखी हो और वो रेखा उस द्विघात वक्र को स्पर्श करे, इसका प्रतिबंध ज्ञात करना हो, तो इसका तरीका ये बनता है कि रेखा के समीकरण और उस वक्र के समीकरण से x और y में से किसी एक का विलोपन करके दूसरे का द्विघात समीकरण बना लें। जैसे y का विलोपन करके x का द्विघात समीकरण बना लें। अब स्पर्शता का प्रतिबंध ये हो जाएगा कि अगर वो रेखा स्पर्श करती है तो इस द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल। और वो कब होगा? द्विघात समीकरण के रूट समान तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विभक्तिकर 0 हो, और द्विघात समीकरण का विवेचक होता है b² - 4ac। तो इसमें रख के भी वो कंडीशन निकाली जा सकती है। ये भी दूसरा तरीका है। हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर ही लिया था, दीर्घवृत्त की स्पर्शता के प्रतिबंध वाला जो आर्टिकल था उसकी सहायता से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये एक प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद हम और प्रॉब्लम लें। सेकंड प्रॉब्लम है ये, सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल अचर होता है, और वो अचर कितना होता है? अर्ध लघु अक्ष के वर्ग के बराबर होता है। अर्ध लघु अक्ष की लंबाई होती है मानक दीर्घवृत्त में b, तो अर्ध लघु अक्ष के वर्ग यानी b² के बराबर होगा। ये प्रूव करना है। दीर्घवृत्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर, कोई भी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा ले लें, किसी भी बिंदु पर होगी वो। हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त के हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनती है, तो दीर्घवृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो कोई सी भी स्पर्श रेखा ले लें, उस स्पर्श रेखा पर दोनों नाभियों से लंब डालें, जैसा कि इस फिगर में भी दिख रहा है। इस फिगर में हमने ये ले ली यहाँ पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा, और इस पर इस नाभि से लंब डाल दिया और इस नाभि से लंब डाल दिया। दोनों नाभियाँ हैं ये नाभि है S, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे AE, 0, और ये नाभि है S', इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -AE, 0। और ये कोई स्पर्श रेखा है। इस नाभि से स्पर्श रेखा पर लंब SM और इस नाभि से स्पर्श रेखा पर लंब S', इन दोनों लंब की लंबाइयों का गुणनफल हमें सिद्ध करना है कि b² के बराबर होगा। अर्ध लघु अक्ष का वर्ग वो b² होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिख लें। दीर्घवृत्त तो मानक रूप में ले लें। दीर्घवृत्त है x² / a² + y² / b² बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसकी क्योंकि नाभि के कोऑर्डिनेट्स में उत्केंद्रता काम आएगी, तो इसकी उत्केंद्रता E है, जहाँ E का और A का और B का संबंध क्या होता है वो हम जानते हैं। b² = a² × 1 -
ई स्क्वायर। उत्केंद्रता वाला संबंध ये होता है। तो ये तो हो गई दीर्घवृत्त की बात। दीर्घवृत्त की दो नाभियाँ, क्योंकि नाभियों से लंब डालने हैं तो नाभियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दीर्घवृत्त की दो नाभियाँ होंगी, एक तो एस ए कॉमा 0 और तथा एस डैश माइनस ए कॉमा 0, ये दो नाभियाँ हो गई। अब हम ले लें दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा। दीर्घवृत्त की जो कोई स्पर्श रेखा हम ले रहे हैं वो किसी भी रूप में ले सकते हैं। जैसे ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर है उस बिंदु का प्राचल अगर हम थीटा मान लें तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण प्राचलिक रूप में लिया जा सकता है, या इस स्पर्श रेखा की प्रवणता m ले लें तो फिर इसका समीकरण प्रवणता रूप में लिखा जा सकता है। हम प्रवणता रूप में ले लेते हैं। दीर्घवृत्त की m प्रवणता वाली कोई स्पर्श रेखा होगी, m प्रवणता वाली, तो वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम प्रवणता की दो स्पर्श रेखा होती हैं, एक प्लस चिन्ह से आती है, एक माइनस से, उनमें से एक ले ली। तो मान लिया कि ये जो स्पर्श रेखा है इसका समीकरण ये है। इस पर लांबिक दूरी निकालनी होगी, तो इसके सभी पदों को एक तरफ ले लें तो इक्वेशन को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये हो गई दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा से दोनों नाभियों, इस स्पर्श रेखा पर दोनों नाभियों से लंब, इस स्पर्श रेखा पर दोनों नाभियों से लंबों का गुणनफल, लंबों का गुणनफल या लंबों की लंबाइयों का गुणनफल, सीधे हम गुणनफल ही ले रहे हैं, तो वो बराबर हो जाएगा जैसे इस स्पर्श रेखा पर नाभि S से लंब, तो कैसे आएगा, S के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0 और स्पर्श रेखा का समीकरण ये है। तो इस बिंदु से इस रेखा पर लांबिक दूरी कैसे आएगी, इसमें x की जगह बिंदु का फर्स्ट कोऑर्डिनेट a ही रख देंगे, y की जगह बिंदु का सेकंड कोऑर्डिनेट 0 रख देंगे और नीचे x के गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग रूट के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो एक लंब तो हो जाएगा, लांबिक दूरी तो हो जाएगी SM जैसा चित्र में दिख रहा है, इनटू दूसरी हो जाएगी S डैश M डैश, और SM और S डैश M डैश के मान रख दें। SM क्या आएगा, M x की जगह a माइनस y की जगह 0 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग एम स्क्वायर प्लस y के गुणांक का वर्ग 1। ये तो हो गया लांबिक दूरी SM की वैल्यू इंटू S डैश M डैश की वैल्यू। S डैश M डैश की वैल्यू हो जाएगी x की जगह S डैश का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस MAE, y की जगह सेकंड कोऑर्डिनेट 0 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग एम स्क्वायर प्लस वाई का गुणांक -1 है तो उसका वर्ग 1। SM की वैल्यू हो गई, यानी नाभि S से लांबिक दूरी इतनी हो गई और नाभि S डैश से लांबिक दूरी इतनी हो गई। अब इसको सिंपली सरल करना है। ऊपर वाला ये जो पद है उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस MAE, ये और ये टर्म, और इसमें अंडर रूट
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम ए, ये तो ऊपर की टर्म हो गई, नीचे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दोनों फैक्टर को गुणा करेंगे तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो वो टर्म हो जाएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, और नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आगे और सॉल्व करें तो या तो बी स्क्वायर की वैल्यू रख दें ए और ई के रूप में, या ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू रख दें, दोनों ही में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान उत्केंद्रता के रूप में होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। क्या किया हमने, बी स्क्वायर का ये वाला मान रख दिया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जो कि हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में लिखा भी था। और सॉल्व करने के लिए ऊपर से ए स्क्वायर सब में से कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद फर्स्ट स्टेप से तो एम स्क्वायर बचेगा, इस वाले स्टेप से प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, और इस वाले स्टेप से माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो एम स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसको और सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह, और इन दोनों में से ई स्क्वायर कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो ये भी एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और नीचे भी एम स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर प्लस 1 वाला फैक्टर ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया ऊपर ए स्क्वायर, इधर से एम स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा, और ये वैल्यू बी स्क्वायर हो जाती है, और बी स्क्वायर का मतलब अर्ध लघु अक्ष का वर्ग, अर्ध लघु अक्ष, बी अर्ध लघु अक्ष होती है और उसका वर्ग, यानी ये अचर है। अचर्य का मतलब ये है कि ये रेखा, ये जो स्पर्श रेखा हमने ली थी, ये चाहे हम यहाँ ले लें या ये वाली ले लें या इधर ले लें, स्पर्श रेखा कोई सी भी लेते, दोनों नाभियों से उस पर लंब डालेंगे तो उन लंब की लंबाइयाँ तो अलग अलग आएंगी, लेकिन दोनों लंब की लंबाइयों का गुणनफल जो है वो अचर रहेगा, और वो बी स्क्वायर ही आएगा। ये प्रूव करना था। एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसमें है सिद्ध करो कि यह रेखा दीर्घवृत्त की का अभिलंब होगी यदि ये, अभी हमने इससे पहले एक प्रॉब्लम की थी जिसमें दी गई रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा हो, उसका प्रतिबंध ज्ञात किया था। यहाँ पर अविलंब होने का प्रतिबंध ज्ञात करना है। अविलंब क्या होता है, कैसा होता है, वो हम जानते ही हैं। जैसे ये दीर्घवृत्त है, इसकी इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है, तो इस बिंदु से गुजरने वाली और इस स्पर्श रेखा के लंबवत वाली रेखा, ये कहलाता है इस बिंदु पर अभिलंब। अब रेखा का समीकरण हमें दे रखा है और दीर्घवृत्त दिया हुआ है, ये रेखा इस दीर्घवृत्त का अभिलंब है या नहीं, तो अभिलंब हो उसका प्रतिबंध ज्ञात करना है। का मतलब वही होगा कि इस रेखा के जो गुणांक हैं एल, एम और एन, और दीर्घवृत्त के ए और बी, इनमें क्या संबंध हो ताकि ये रेखा इस दीर्घवृत्त का किसी न किसी बिंदु पर अभिलंब हो जाए। तो हमें सिद्ध करना है कि वो प्रतिबंध ये होगा, एल, एम, एन और ए और बी में ये संबंध जब सही होगा तब तो ये रेखा इस दीर्घवृत्त का अभिलंब हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस रेखा का इस दीर्घवृत्त का अभिलंब होने का ये प्रतिबंध सिद्ध करना है। सॉल्यूशन पर आए, पहले हमने रेखा का समीकरण लिख दिया जो दे रखी है और दीर्घवृत्त। अब हम कहें कि जब हमें ये निकालना होता है कि
इसके अविलंब होने का प्रतिबंध ज्ञात करो, तो इसको अविलंब मान के चल लेते हैं, और अविलंब मान के चलने पर क्या रिलेशन आएगा, वो अभीष्ट प्रतिबंध हो जाता है इन गुणांकों में। एल एम एन ए और बी में जो भी संबंध बनेगा, जब ये अविलंब मान ली जाएगी, तो एल एम एन और ए और बी में जो भी संबंध बनेगा वो अभीष्ट प्रतिबंध हो जाएगा। तो माना कि रेखा 1 दीर्घवृत्त नंबर 2 के, ये रेखा इस दीर्घवृत्त के किसी न किसी बिंदु पर अविलंब है, और मान लो जिस बिंदु पर भी अविलंब है वो बिंदु का प्राचल थीटा मान लिया। तो माना रेखा 1 दीर्घवृत्त 2 के बिंदु P जिसका प्राचल थीटा है पर अविलंब है। तो अगर यह रेखा इस बिंदु पर खींचा गया अविलंब है, तो हम जानते हैं कि इस बिंदु पर खींचा गया अविलंब तो ये होता है, थीटा प्राचल वाले बिंदु पर अविलंब का समीकरण हमने आर्टिकल में सिद्ध किया था, वो ये होता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये रेखा थीटा प्राचल वाले बिंदु पर अविलंब है, परंतु थीटा प्राचल वाले बिंदु पर तो अविलंब ये होता है, तो फिर ये और ये एक ही रेखा के समीकरण हो जाएंगे। दोबारा सुने, अगर हम ये मानते हैं कि ये रेखा दीर्घवृत्त के थीटा प्राचल वाले बिंदु पर अविलंब है, लेकिन हम जानते हैं कि थीटा प्राचल वाले बिंदु पर अविलंब तो ये होता है, तो ये और ये एक ही रेखा हो जाएंगी। और जब दो समीकरण एक ही रेखा के होते हैं तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। कैसे? अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक रेखा है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरी रेखा है, ये दो समीकरण हैं। अगर हमें ये पता हो कि ये दोनों समीकरण एक ही रेखा के हैं, तो फिर इनके गुणांकों में संबंध क्या होता है? गुणांक अनुपातिक होते हैं। इसमें x का गुणांक बटे इसमें x का गुणांक बराबर इसमें y का गुणांक b1 बटे इसमें y का गुणांक b2 बराबर इसमें अचर पद बटे इसमें अचर पद, यानी c1 अपॉन c2। दोनों समीकरण एक ही रेखा को व्यक्त करें तो ये रिलेशन होता है। इस बात का हम 2D में बहुत बार उपयोग करेंगे। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 एक ही रेखा के समीकरण हैं, तो 1 व 3 की तुलना करने पर, अब 1 और 3 की तुलना करने के लिए इसमें x का गुणांक l अपॉन समीकरण 3 में x का गुणांक a सेक थीटा, तो l अपॉन a सेक थीटा बराबर इसमें y का कोफिशिएंट m अपॉन इस वाले में y का कोफिशिएंट माइनस b कोसेक थीटा बराबर इस वाले में कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद माइनस n हो जाएगी, और इस वाले में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये दोनों समीकरण एक ही रेखा के जब होंगे तो वो तभी संभव है जब ये इक्वेशन संतुष्ट होगी। अब हमारा काम जो है, ये जो इक्वेशंस आई इनमें थीटा जो हमने माना था प्राचल, उसको एलिमिनेट करके ए बी एल एम एन इनमें रिलेशन स्थापित कर दें। तो इस इक्वेशन को थोड़ा इम्प्रूव करके लिख दिया, सेक की बजाय ऊपर ले लिया कॉस हो गया, इसमें कोसेक ऊपर आ जाएगा तो साइन हो जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा, नीचे की बजाय ऊपर लिख दिया है, ये टर्म एज इट इज़, फर्स्ट बराबर थर्ड से एक टर्म बन जाएगी, एल कॉस थीटा अपॉन ए बराबर माइनस एन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इधर आ जाएगा और एल इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली माइनस ए एन अपॉन एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेकेंड टर्म बराबर थर्ड टर्म से साइन थीटा के लिए हल कर लें, तो बी इधर ऊपर आ जाएगा और एम इधर नीचे आ जाएगा, माइनस दोनों तरफ था तो कैंसिल हो गया। कॉस थीटा का ये मान और साइन थीटा का ये मान, थीटा का विलोपन करने के लिए दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ दें। तो जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, वो तो हो जाएगा 1। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो दोनों समीकरणों को जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के वर्गों का योग, इसका तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका साइन स्क्वायर थीटा, वो तो हो गया 1, इससे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, और दोनों की राइट हैंड साइड के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग ये आ जाएगा और इसका वर्ग ये आ जाएगा, तो इससे थीटा को एलिमिनेट हो गया। इस तरह की स्टेप्स हम बहुत बार करेंगे 2D में, जब साइन और कॉस के पद होते हैं और थीटा का अवलोकन करना होता है, तो साइन और कॉस के मान निकाल के वर्ग करके जोड़ दो, उससे थीटा एलिमिनेट हो जाता है। ये क्वेश्चन आ गई। इसको और सरल कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसमें दोनों में बटे में है, तो पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से गुणा कर दें, तो 1 को तो करेंगे ये आ जाएगा और इधर से ये हट जाएगा, साइड चेंज कर दें और एन स्क्वायर का भाग दे दें, तो एन स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ से एन स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर हट जाएगा और इसके अपॉन में आ जाएगा एन स्क्वायर, और साइड चेंज कर दी। तो अगर दी गई रेखा दिए गए दीर्घवृत्त की
किसी बिंदु पर अविलंब है तो उसका प्रतिबंध ये हो जाएगा। जब हमने उसको अविलंब मान लिया तो उस बिंदु पर जो एक्चुअली अविलंब होता है थीटा पर अचल वाले बिंदु पर, उससे उसकी तुलना कर दी और तुलना करके जो इक्वेशंस बनी उनसे थीटा को एलिमिनेट कर दिया और थीटा को एलिमिनेट करने के बाद ये अभीष्ट प्रतिबंध आ गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।